गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आप सभी बेटा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आज हम क्लास 8 का वीडियो नंबर 33 और न्यू चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। क्लियर? आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आई होप आपने वर्क कंप्लीट किया होगा एंड आप लर्निंग भी साथ साथ में कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस अब धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। अ न्यू चैप्टर इज़ कोयला और पेट्रोलियम। कोयले और पेट्रोलियम की हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग अपनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए कई प्रकार के पदार्थ उपयोग में लेते हैं। हर चीज़ हम उपयोग में लेते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो हमें नेचर से, प्रकृति से मिलती हैं, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हम उपभोग करते हैं, जो कि हम इंसानों द्वारा ही बनाई गई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है, ये एक सारणी है जिसमें आप उन चीज़ों के बारे में बताइए, उन पदार्थों के बारे में बताइए बेटा, जहाँ पर आप जो कुछ आप नेचुरल यूज़ करते हैं और कुछ जो मानव निर्मित। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, कोयला अगर हम बात करें तो वो प्राकृतिक होता है, ठीक है, लेकिन जो आप रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं, वो रसोई गैस जो है गैसेस प्राकृतिक होती है, लेकिन सिलेंडर में घर पे भर के आना एंड ऑल वो मानव निर्मित बात है। ठीक है, जैसे कि गेहूँ जो है वो प्रकृति से मिलता है, लेकिन रोटी जो है वो मानव निर्मित होती है। ठीक है, इस तरह से अब आप यहाँ देखिए कि क्या वायु, जल, मिट्टी, ये सब जो है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? क्या हवा ख़त्म हो सकती है, पानी ख़त्म हो सकता है, मिट्टी ख़त्म हो सकती है? आप इस बारे में, जल के बारे में तो हमने पढ़ा है ना क्लास 7th में, कि जल जो है एक सीमित संसाधन है। अगर उसका अच्छे से हम उपयोग करेंगे तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जल की उपलब्धता बनी रहेगी, लेकिन अगर हम उसको असीमित उसका दोहन करेंगे, व्यर्थ बहाएंगे उसे, तो एक दिन उसकी कमी आ जाएगी, यानी वो एक असीमित संसाधन नहीं है। प्रकृति में क्या होता है, विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से, मतलब कि कौन सा पदार्थ कितने लंबे समय तक हमें उपलब्ध हो पाएगा, इस रूप में हमें 2 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब ये अक्षय, एक तो अक्षय हो गए। अक्षय का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? अक्षय प्राकृतिक संसाधन का मतलब ही है कि वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, है ना, कभी ख़त्म नहीं होंगे। उनमें है वायु और सूर्य का पक्का प्रकाश, की लगभग जिनकी उम्र या जो कम से कम धरती पर हज़ारों सालों के लिए उपलब्ध हैं, जो हज़ारों सालों तक कभी कम नहीं होंगे, वो होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जिसमें कि वायु है और सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, लेकिन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन की जिनकी कमी आ सकती है या जो ख़त्म भी हो सकते हैं, तो प्रकृति में समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो है, उन स्रोतों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा सीमित है। ये जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, यानी कि हम जो असोचनीय इनका दोहन करते हैं और लगातार इनका उपयोग करते हैं, बिना रुके हम लोग इनका व्यर्थ में इनको उपयोग करते हैं और उसके साथ साथ इन्हें व्यर्थ करते हैं, तो इस तरह के हमारे नेचर से, हमारे व्यवहार से ये समाप्त हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वन यानी कि जंगल, वन्य जीव यानी जंगली जानवर, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी चीज़ें बेटा लिमिटेड है, सीमित मात्रा में धरती के अंदर है, और अगर हम इनका सही से उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगे। क्लियर? तो ये है समाप्त होने वाले। अब आप यहाँ देखिए, जो आपका सेकंड क्रियाकलाप है, इसमें क्या करना है, आपको कुछ पात्र लीजिए और उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफ़ियाँ अलग अलग तरीके से भर दीजिए। विद्यार्थियों को 7 समूह में बांट दीजिए। ठीक है,
अब इन समूहों को 1, 2, 4 विद्यार्थी वाले उप समूहों में बांट दीजिए। मतलब उप समूहों का मतलब यहाँ है बेटा कि जो समूह में विद्यार्थी हैं उनको भी 2-2 के झुंड में अलग कर दीजिए, तो उप समूहों में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। ये जो उपसमूह है उपभोक्ताओं को निरूपित करेंगे। देखिए, जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है। मतलब पहले 1 है, दूसरी पीढ़ी 2 और तीसरी पीढ़ी 4। ठीक है, 7 विद्यार्थियों का समूह है ना, तो 1 विद्यार्थी को अलग कर दीजिए, 2 विद्यार्थियों का एक समूह बना दीजिए और 4 विद्यार्थियों का एक। ये पहली पीढ़ी जहाँ कम है, दूसरी पीढ़ी में थोड़े ज़्यादा और तीसरी पीढ़ी में और ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है। अब इस प्रत्येक समूह के लिए मेज पर पूरा भरा पात्र रख दीजिए, मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ बर्तन रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से हमें ये कहना है कि समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग कर ले, यानी कि टॉफ़ियाँ वगैरह खाए वो। फिर दूसरी पीढ़ी की बारी आएगी, ठीक है, और फिर तीसरी पीढ़ी की बारी आएगी। तो आप मुझे बताइए, तीसरी पीढ़ी के बच्चों को खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उस बात पर निर्भर करता है कि उसकी पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी ने उनके लिए कितना छोड़ा है या कितना खाया है। ठीक है, तो जब हम अच्छे से प्रकृति का दोहन करेंगे, मतलब उसको व्यर्थ नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी ये सारी चीज़ें बच जाएंगी और मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम इनका व्यर्थ दोहन करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को ये बचेगी ही नहीं। ठीक है, अब माना कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करता है। तो जो ये अपने एक्टिविटी अभी पड़ी है, ये हम मान लेते हैं कि क्या है बेटा, प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित कर रहा है कि जो टॉफ़ियाँ हैं, जो पॉपकॉर्न है, वो आप मान लीजिए कि कोयले और ये सब चीज़ें हैं, पेट्रोलियम वगैरह है, जो ख़त्म हो सकते हैं ना। जैसे पॉपकॉर्न ज़्यादा खा लिया आपने तो ख़त्म हो जाएंगे, दूसरों के लिए नहीं बचेंगे, उसी तरीके से। तो अगर हमारा ये कहा जाए हमसे कि पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी ज़्यादा लालची है, तो हो सकता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए उपलब्धता बचे ही नहीं। ठीक है, अब हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब प्राप्त कैसे होते हैं, संसाधन ये प्राकृतिक कैसे हैं, प्रकृति में कैसे बनते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखिए बेटा कि ये जो सजीव प्राणी होते हैं ना, ये जब मर जाते हैं, इनके जो मृत अवशेष होते हैं ना, जीवाश्म जिनको बोलते हैं, जीवों के अश्म, यानी कि उनके सड़े गले चिथड़े जो होते हैं, उनके जो अवशेष बच जाते हैं मरने के बाद, उन्हीं से इनका निर्माण होता है। इसलिए इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है। ईंधन मतलब जिन्हें जलाया जा सके, जिनसे कि प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम इन्हें डिटेल्ड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम एक यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम कैसे बना, कोयले कैसे बने, फिर इनका परिष्करण कैसे होता है ना, गैसेस कैसे बनती है, कोल तार कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को यहाँ तक लर्न कीजिए, पढ़िए, रीड कीजिए, मेन इम्पॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कीजिए बुक में और नोटबुक में उसे नोट कीजिए। सो थैंक यू।